नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आप सभी का स्वागत है। आज उपन्यास की क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। आप देखेंगे कि हर क्लास में कुछ नया आपको मिलता है। आज की क्लास में आपको पूरी ट्रिक्स मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग तो शानदार करेंगे, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। पूरा उपन्यास विधा ही, पूरी उपन्यास विधा ट्रिक से सेट कर रखी है। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत चुनौती भरा कार्य होता है कि पूरे एक टॉपिक को, वो भी इतने बड़े टॉपिक को उपन्यास ट्रिक्स में सेट कर देना, जो कि देखेंगे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। खैर, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि 1 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और लगभग आपको पता है कि 100 के आसपास टेस्ट होंगे कुल वैकेंसी तक। तो ये शेड्यूल आपको 2 शेड्यूल दे रखे हैं। आपने हिंदी पॉइंट पर जहां भी टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें शेड्यूल को जरूर देखें। कुछ लोग शेड्यूल को देखते नहीं है, फिर बार बार मैसेज करते हैं, सर टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे ओपन नहीं हो रहा। यार पहले शेड्यूल में डेट तो देखो कि उसमें डेट क्या लिख रखी है। थोड़ी सी लापरवाही न बरतें। देखो, आप टीचर बनने जा रहे हो, इस तरह से है ना, जो बार बार आप मैसेज करोगे कि सर ऐसा नहीं हो रहा, जबकि आपको खुद को जो काम करना है वो मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे बताओ। तो थोड़ा सा अवेयर रहो। पहले तो वीडियो फॉरवर्ड करके देखते हो, तो कोई काम की चीज बताते हैं वो सुनते नहीं हो, क्या ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे होंगे। बकवास नहीं करते हैं साहब, हम भी काम की चीज बताते हैं। बकवास करने के लिए हमारे पास 1% भी समय नहीं है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी को लेकर, किनको पीडीएफ मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, टेस्ट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, A to Z जो चीज है ना, वो सारी चीज आपको जो है बताएंगे। तो अब उसके बाद उस वीडियो को ढंग से देख लेना। उसमें टेस्ट कैसे ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपको टेस्ट देना ही होगा, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। कल या परसों में एक वीडियो आएगा, उसे पूरा देखे बिना कोई टेस्ट नहीं देगा। ये क्लियर सी बात है, आप इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहें, ठीक है। हाँ, ये जो क्लासेस चल रही है अपनी, चाहे पूरी भारत के अंदर टीचर्स की वैकेंसी किसी भी स्टेट की हो, ये सारी क्लासेस उनके लिए काम की हैं और सदाबहार क्लासेस हैं। आप इन्हें कभी भी देख सकते हो, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। चलिए, आज उपन्यास की स्टार्टिंग करेंगे। बहुत ही शानदार स्टार्टिंग है और आनंद भी आने वाला है क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास। आप जानते हैं ये उपधन्यास इन 2 शब्दों के योग से बना है। क्या बना है? उपन्यास। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अगर शाब्दिक अर्थ जाएं तो होता है पास रखी हुई वस्तु। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है। बात है इसे क्या कहा गया है। ये आप यूं मान लीजिए एक आधुनिक विधा कहलाती है। और दूसरा, ये हमने हमारे साहित्य की नहीं है, बल्कि पाश्चात्य साहित्य से ग्रहण किया। ये उपन्यास जो लिखने की चीज है, ये हमने पाश्चात्य साहित्य से ग्रहण की है। इसे आधुनिक विधा के साथ साथ याद रखें, आधुनिक उपन्यासों को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है ना। आधुनिक विधा तो है ही, लेकिन साथ में ये क्या है? आधुनिक विधा का महाकाव्य। आधुनिक जितनी भी विधाएं हैं, विधा का महाकाव्य है ये। इस बात को भी ध्यान में रखें, आधुनिक विधा का महाकाव्य। अब उपन्यास को लेकर जब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, जब परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा, हालांकि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, शरदचंद्र ने उनको उपन्यास सम्राट कहा था, लेकिन अगर परिभाषाओं की बात करेंगे तब आप सबसे पहले जो परिभाषा पढ़ोगे श्याम सुंदर दास की, और उसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद की 2 परिभाषाएं आपको बताते हैं। जैसे उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये बात कहने वाले कौन हैं? ये बात कहने वाले हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास जो हैं, ये कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। जबकि मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं? बल्कि वो तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य का चरित्र है,
उसी का आख्यान क्या है? उपन्यास है। यानी शॉर्ट में बताऊं इनकी परिभाषा तो मानव चरित्र की एक कहानी या आख्यान ही क्या है? उपन्यास है। यह बात कौन कहता है? यह बात कहते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इतना तक कह दिया कि जो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए बना है वो 2 कौड़ी का है। केवल साहित्य का मर्म, केवल मनोरंजन साहित्य का मर्म होना चाहिए, उसमें केवल मनोरंजन न साहित्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं ना। तो ये तो परिभाषा है मानव चरित्र का आख्यान, ये कहते हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और उपन्यास आधुनिक विधा का महाकाव्य है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि सबसे पहला उपन्यास कौन सा है और कौन सा नहीं है। सबसे पहला उपन्यास, तो इसको लेकर हम उलझ जाते हैं। उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इस पेन से लेते हैं, ठीक है। देखो 2 उपन्यासों को ध्यान में रखो, एक तो है भाग्यवती और दूसरा है परीक्षा गुरु। मेन इन 2 में ही हम कंफ्यूज होते हैं। आपको भी इन 2 के बारे में ही विशेष ध्यान रखना है। ये आज थोड़ी सी सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है, ठीक है। तो 2 उपन्यास है, इन 2 उपन्यासों पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग्यवती। भाग्यवती जो कि किसका है? श्रद्धा राम फुलेरी का है। आगे लिखा हुआ है ये सब, मैं तो यहां आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये बाकी मतलब आप यूं मान लीजिए सब लिखा हुआ है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी का उपन्यास है और इसका जो समय है वो है कब का है? 1877। रचना काल के आधार पर, किसके आधार पर? रचना काल के आधार पर ये क्या है? रचना काल के आधार पर इस उपन्यास को आपको प्रथम मानना है। रचना काल के आधार पर इसको आप क्या मानोगे? प्रथम मानोगे। जबकि गणपति चंद्रगुप्त जो हैं, GCG, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि रचना काल से मानो, चाहे अंग्रेजी ढंग से लिखा गया मानो, यही हिंदी साहित्य का जो है सबसे पहला उपन्यास यही है। जबकि परीक्षा गुरु को ARC 1, बच्चन सिंह 2, नगेंद्र 3, ये तीनों के तीनों व्यक्ति कौन कौन आप देख सकते हैं? ARC और बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र, ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं, इसके अलावा और तो कोई नहीं है, 3 ही है। ये कहते हैं कि अंग्रेजी ढंग से, किस ढंग से? अंग्रेजी ढंग से एक लैंग्वेज आती है कि अंग्रेजी ढंग के आधार पर जो है हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास ये 1882 का है, ये है। तो अब कंफ्यूज होने के बजाय आप यूं मान लो, रचना काल के आधार पे पूछ ले तब तो ये भाग्यवती है, लेकिन अंग्रेजी ढंग पे आधार पे पूछे तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसे मानने वाले ये 3 व्यक्ति हैं, जबकि इसे मानने वाला, भाग्यवती को मानने वाले केवल और केवल गणपति चंद्र गुप्त हैं। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त हैं। है किसका ये? है किसका? तो आप माने लाला श्रीनिवास दास का। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। बस इतने से उलझते हैं। अब मैं आगे जो बताऊंगा ना उसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं होगा, आप देखेंगे। अब देखो यही चीजें सेम लिखी हुई है। बात करते हैं पहले मौलिक उपन्यास की। आज की क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना गलती से भी, बहुत पछताओगे। हाँ, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। पहला मौलिक उपन्यास को लेकर जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी की बात आती है। यह भाग्यवती उपन्यास जिसको अभी मैंने बताया, इसका सन मानना है 1877, मानना क्या है, और यह है 1882। तो पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है जो श्रद्धाराम फुलेरी ने लिखा है, इसको मानने वाले हैं गणपति चंद्रगुप्त। जबकि परीक्षा गुरु जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, किसने लिखा है? श्रीनिवास दास ने।
इसको मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन सिंह है और नगेंद्र हैं। तीनों है कि नहीं है। अब बात आती है कि आपने सुना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक उपन्यास और है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इसे एचपीडी की फुल फॉर्म होती है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। कोई खास बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे। पहला आंचलिक उपन्यास की अगर बात करोगे तो मैला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था 1954 में, इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी और कक्षा 10th की किताब के अकॉर्डिंग शिव पूजन सहाय की जो देहाती दुनिया है उसे पहले उपन्यासों में शामिल किया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि तिलिस्मी उपन्यासों के जनक कौन है, तो याद रखना देवकी नंदन खत्री, इनको तिलिस्मी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था भूतनाथ। क्या नाम था? भूतनाथ। इसे इन्होंने 6 भागों में लिखा, बाद में इसे क्या छोड़ दिया? अधूरा छोड़ दिया। और उसके बाद इनके पुत्र आए दुर्गा प्रसाद खत्री। इन दुर्गा प्रसाद खत्री ने 15 भाग और जोड़ दिए और कुल इसमें कितने हो गए? 21 भाग हो गए, जिसकी चर्चा मैं आगे करवा दूंगा। जब आपसे पूछा जाए कि जासूसी उपन्यास सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं, तो जासूसी उपन्यासों में नाम आएगा गोपाल राम गहमरी। ज्यादा जासूसी करेगा तो एक दिन मरेगा, मरी। गोपाल राम गहमरी, है ना। चलिए, जब आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक कौन हैं, तो वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बस दिमाग में रखो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई पूछे सर भाग्यवती जो उपन्यास है, इसमें किस चीज का वर्णन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भाग्यवती में किस चीज का वर्णन है, तो अब आपको कहीं किताबों में लिखा मिलेगा स्त्री जन उपयोगी। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कि भाई ये जो उपन्यास है वो स्त्री जन उपयोगी है। मैं इसको शॉर्ट में बता दूं, आप इसको यूं मान लो, इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर लिखा गया है। भाग्यवती जो है इसमें स्त्री शिक्षा को लेकर लिखा गया है, ठीक है। ये मुझे ऐसा याद आ गई कि अभी मैं ऐतिहासिक उपन्यासों को जब बता रहा था तब मुझे एकदम से वो चीज याद आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा गुरु की। तो परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बच्चन सिंह का है, और इसमें बच्चन सिंह, नगेंद्र और जो अपने रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन सिंह हो गए, डॉक्टर नगेंद्र, ये तीनों इसको मानते हैं। इसमें थोड़ी है भाग्यवती में, ठीक है, हाँ ये सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है भाई। दिमाग में एक बार परीक्षा गुरु की स्टोरी आने लगी, परीक्षा गुरु नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है, जिनका उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। बिल्कुल, मैं कुछ चीजों में आपको बताऊंगा, उनके अंदर क्या क्या है वो बताना जरूरी भी है। तो भाग्यवती में स्त्री शिक्षा से संबंधित है। रचना काल के आधार पर यह प्रथम उपन्यास है, जबकि अंग्रेजी ढंग से लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो इसी को प्रथम मौलिक मानते हैं, जबकि बाकी सारे परीक्षा गुरु को मानते हैं। एचपीडी पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को मानते हैं। फिर जब आपसे पूछा जाए कि आख्यायिका शैली, एक कहानी शैली पर लिखने वाले उपन्यासकार कौन हैं, तो वो हैं जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न। मैं आपको बताऊं, जगमोहन सिंह को केवल श्यामा के ही स्वप्न आते थे। ये जो जग का मोहन यानी कृष्ण, जग का मोहन यानी कृष्ण, इस संसार का मोहन यानी कृष्ण, कृष्ण का दूसरा नाम है श्याम, श्याम से बनी श्यामा, श्यामा का मतलब हो गया राधा। तो ठाकुर जगमोहन सिंह को हमेशा श्यामा के स्वप्न ही आते रहते थे। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको ये याद होना भी चाहिए। ये आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है, ठीक है। अब इसके बारे में यही बता देता हूं, एक दो चीज बतानी है जो इसके बारे में बता देता हूं। देखो, ये है क्या श्यामा स्वप्न में? श्यामा स्वप्न में है यूं, श्यामा स्वप्न में एक प्रेम कथा है। क्या है? एक प्रेम कथा है। और प्रेम कथा किसकी है? एक मतलब एक ब्राह्मण राजकुमारी, मतलब यूं कह सकते हैं ब्राह्मण स्त्री। अभी ये देखो शब्द का कितना फेर होता है। ब्राह्मण कन्या, है ना, और
क्षत्रिय, जो कुमार जो होता है, इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। समझ गए बात? अब एक ब्राह्मण कुमारी है जिसका नाम है श्यामा, और एक क्षत्रिय कुमार है जिसका नाम होता है श्याम सुंदर। इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। जब बात आती है प्रथम राजनीतिक उपन्यास की, कि सबसे पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तब वहां पर नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का प्रेमाश्रम 1922। प्रेमचंद, है ना? प्रेम में भी राजनीति हो जाती है। प्रेम भी आजकल राजनीति के तहत होते हैं। अब बताओ गुरुजी की ये कहां आधुनिकता से जोड़ रहे हो आप? प्रेमाश्रम प्रेमचंद राजनीतिक उपन्यास, याद रखना 1922 का है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मृति शैली, जिसे बोलते हैं फ्लैशबैक पद्धति, कईयों की ये फ्लैशबैक पद्धति अब तक समझ में नहीं आई होगी। मैं आपको इसको बहुत बढ़िया उदाहरण से समझा सकता हूं। फ्लैशबैक पद्धति, अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी है ना, साउथ इंडियन जो दक्षिण भारत की फिल्में आती है आजकल अपनी उत्तरी भारत में खूब चलती है, आपने नोटिस किया होगा, इसमें पिक्चर चल रही होगी, एकदम से कुछ ऐसा सस्पेंस आता है तो एकदम से ये यहां कैसे आ गया, ये इसका दुश्मन कैसे बन गया, तब वो बताते हैं, बैक फ्लैश बैक में ले जाते हैं और पीछे कोई गांव की कहानी बताते हैं कि इनकी दुश्मनी वहां से स्टार्ट हुई। तो एक तरह से फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है देहाती दुनिया। कौन सा है? देहाती दुनिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ विद्वानों के अनुसार देहाती दुनिया 1926, याद रखना, ठीक है, 1926। आप याद रखना कि स्मृति शैली पर लिखा गया सर्वप्रथम उपन्यास है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। याद रहेगा? ठीक है। राधा कृष्णदास एक निस्सहाय हिंदू हैं। ये लो, ट्रिक हाथों हाथ तैयार होती है। राधा कृष्णदास एक निस्सहाय हिंदू है। जो राधा और कृष्ण का दास है वो एक निस्सहाय हिंदू है। इसमें गोवध समस्या है, गोवध समस्या है, और मतलब मुस्लिमों की कट्टरता का वर्णन है कि मुस्लिम कट्टरता के चलते किस प्रकार से गायों का वध होता है, इसका वर्णन है। इसके अलावा इस उपन्यास की एक खास बात यह भी है कि पहली बार किसी उपन्यास में मुस्लिमों को भी पात्र बनाया गया, यानी मुस्लिम का वर्णन किया गया। वो सबसे पहला उपन्यास ये राधा कृष्णदास का निस्सहाय हिंदू था, जिसमें मुस्लिम, पहली बार किसी मुस्लिम मतलब मुस्लिम संस्कृति का या मुस्लिमों का वर्णन हुआ है। समझ गए बात? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। और मुस्लिम हो गया, राधा कृष्णदास एक निस्सहाय हिंदू है, ठीक है। एक लाल किशोर, ठीक है, ओके। आइए बालकृष्ण भट्ट में देखो, एक चीज और बता देता हूं। परीक्षा गुरु ये उपदेश प्रधान है। क्या है ये? उपदेश प्रधान है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। परीक्षा गुरु में उपदेश की प्रधानता है। परीक्षा से पहले गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें मतलब ये अंग्रेजी ढंग से लिखा गया, ये तो पता चल ही गया आपको। इसमें एक लाला मदन मोहन है, वो अपने चरित्रवान और विवेकशील मित्र लाल ब्रज किशोर, इनका चित्रण है किस प्रकार से उपदेशों के द्वारा जो है हृदय परिवर्तन होता है, इस चीज का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी वो आगे बताएंगे, ठीक है, ओके, डन। ये हो गई बात, ओके। हाँ, अब ट्रिक बताता है आपको बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी को 100 अजान एक सुजान नामक रहस्य कथा सुनाई। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी को 100 अजान एक सुजान नामक रहस्य कथा सुनाई। यानी इनका एक तो है ये, कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी। दूसरा है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये रहा 2 नंबर। क्या हो रहा है? मुस्लिम कट्टरता, ठीक है, ओके। ये 2 नंबर, और 3 नंबर है, यहां लिख देता हूं 3 नंबर, जिसका नाम है रहस्य कथा। ये कोई स्पेशल नहीं है खास, लेकिन नूतन ब्रह्मचारी को आपको विशेष समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा, इसका पूरा नाम क्या था? नूतन ब्रह्मचारी
एक सहृदय के हृदय का विकास। इसका पूरा नाम पहले यह था, नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास। यानी एक व्यक्ति है जो है तो सहृदय, लेकिन वो कुछ परिस्थितियों के कारण जो है वो कठोर हो रखा है, तो उसका हृदय परिवर्तन करना है। अब इसमें कब का वर्णन है? अंग्रेजों से भी पूर्व पिंडारियों के जो आक्रमण होते थे, तो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति है, एक ब्रह्मचारी लड़का है, वो उन डाकुओं के हृदय को परिवर्तित कर देता है और वो लूटपाट वगैरह छोड़ देते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। मतलब यूं मानी पिंडारियों के जब भारत आक्रमण करके लूटा करते थे उस वक्त का वर्णन है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। उस नूतन ब्रह्मचारी का नाम है विनायक। क्या नाम है? विनायक। जो विनायक होता है वो किस प्रकार से जो है डाकुओं का हृदय परिवर्तित कर देता है। बात आती है 100 अजान एक सुजान। ये भी बहुत अच्छी कथा है। इसके बारे में आप इसको यूं याद रख सकते हैं, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें चरित्र चित्रण को कथा बनाया गया हो, कथा या उद्देश्य बनाया गया हो। तो ये याद रखना, चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य बनाकर वर्णन किया गया हो। 100 अजान एक सुजान। तो अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, क्लास देख रहे होंगे तो वो सुन रहे होंगे, जो भी बहनें हैं, जो भी पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी, वो बोल रहे हैं सर ये जो आप लिखा रहे हो ये हमारे नोट्स में नहीं है। मैं बताता हूं उसका जवाब। देखो, उसका जवाब ये है कि जो नोट्स आप तक पहुंचे हैं वो नोट्स सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रचनाओं के हैं, ठीक है। लेकिन अपनी जो क्लासेस चल रही है वो एक इस प्रकार की क्लासेस चल रही है जिसमें अपन सेकंड ग्रेड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जितना मैटर आ सकता है उतना कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबको लेकर चलना पड़ेगा। अब जैसे सपोज दैट आपको सर हमें तो सिर्फ सेकंड ग्रेड करवा दो, आप सोच के देखिए, एक विवेक और नैतिकता के नाते मैं सेकंड ग्रेड का क्लास करवाऊं, जो लिखा हुआ है सेम इसी को आकर पढ़ दूं और इसके बारे में बोल के चला जाऊं। फिर फर्स्ट ग्रेड की बोलेंगे सर हमें थोड़ा अलग कराओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ, तो मैं 2-2 4-4 लाइन लिखूं, फिर एक एक्स्ट्रा कोर्स तैयार करूं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखूं, फिर नेट में थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखूं। तो क्या मैं एक ही चीज की 4 क्लासेस दे के रखूंगा तो क्या होगा? सार नहीं निकलेगा। बजाय इसके एक क्लास, ये क्लास मान लो यहां से शुरू होकर यहां तक मैं पढ़ा रहा हूं, यहां तक पढ़ना है सेकंड ग्रेड को, यहां तक पढ़ना है स्कूल लेक्चरर को, यहां तक मान लो पढ़ना है असिस्टेंट प्रोफेसर को। एक एग्जांपल सुनना मेरा। अब सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, यहां तक क्लास रेगुलर देख रहे हैं, मेरी बात समझो। आप इतने असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइक क्लासेस देख रहे हो ना, गारंटेड बोल रहा हूं, आपको जितना आपके कोर्स में आएगा ना सेकंड ग्रेड में, वो तो आपको रट्टा मार लेगा, क्योंकि 100% जब क्लास देखते हैं तो 40% ही याद हो पाता है। तो आपको 40 याद होगा तो आप वाला पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन जो स्कूल व्याख्याता से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये क्लासेस 1-2 बार और देखनी पड़ेगी। हाँ, जिसने एकाग्रता से देख ली, नोट्स में नोट कर लिया, उसे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको एक काम करना चाहिए, एक बार आप क्लास जरूर लाइव आदत डालो। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग बाद में देखते हैं क्लासेस उनसे मैं कह रहा हूं कि तुम लोग बोलते हो सर टाइम नहीं मिलता, मैं आपसे रियली बात बोल रहा हूं, टाइम निकालो। ये ऐसा महसूस होना चाहिए कि सर हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, जैसे मुझसे ही बात कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। एक बार क्लास लाइव देखा करो, उसके बाद आप चाहे तो डाउनलोड कर लो और बाद में स्पीड में 2 की स्पीड में करके रिवीजन कर लेना जब एग्जाम टाइम। लेकिन अभी ऐसा मत करो। लाइव का आनंद अलग होता है, उसमें ऐसी फीलिंग आती है और निरसता नहीं आती, सबसे बड़ी बात यह। लेकिन 100% मेरी बात मानेंगे नहीं, लेकिन जो भी 20% मान रहे मानो, कहना मानो, फायदे में रहोगे। तो आपको कहानियों में कुछ लिखना पड़ा, जैसे महिला कहानीकार, दलित कहानीकार, वो लिखे हुए नहीं थे। मैं एक काम आपके लिए कर सकता हूं, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी की पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, कहानी वाली और ये उपन्यास आज से जो स्टार्ट हुआ है इनकी भी मैं उपन्यास विधा खत्म होते ही कर दूंगा। आप इनको देख लेना या इन्हीं को जो है एक पेज पर 8-8 के प्रिंट निकलवा लेना, इतना आप जरूर कर लेना, ठीक है। बजाय इसके
ये तो उनके लिए है जो मानते ही नहीं है उनके लिए। अब मेरा कहना मानो तो ये जो चीज है आप लिखो थोड़ा। अब आप सोचोगे, मैं अभी आपको क्या बताऊं, यहीं पड़ी है मेरे पास में रिम पड़ी है, मैं खुद भी रिम आती है ना 500 पेज की रिम, वो रिम मैं लाकर रखता हूं। और नोट्स आपको देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, ये जो नोट्स आपके पास है वो यही नोट्स आपको मैंने दिए हैं। और इस नोट्स पर अगर आपको कैमरे के नजदीक ले जाके आप देख सकते हैं रेड पेन से कितना लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इन नोट्स को ही मैं इन्हीं नोट्स को लेकर बैठता हूं कि एक क्लास में कितना मैटर करवाना है, और इस देहाती दुनिया है इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या बताऊं, नूतन ब्रह्मचारी में आखिर है क्या वो भी तो इनको बताना पड़ेगा, ताकि ये विनायक वाली स्टोरी से के कारण आपको नूतन ब्रह्मचारी भी याद हो जाए। तो मैं भी नोट्स में और वकायदा, जैसे यहां आप देख सकते हैं, शायद नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाता हूं, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का है आपके नोट्स में। तो यहां पे जैनेन्द्र का, तो जैनेन्द्र ने परखा सुनीता को और उसने त्याग पत्र दे दिया कल्याणी को, फिर उसके ऊपर सन भी लिख रखे हैं 1929, 35, 37, 39 ये सन। ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले आपको रचनाएं याद करवानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में इनका सन का इतना रोल नहीं रहेगा। वो तो नेट वगैरह में फर्स्ट ग्रेड में फिर भी थोड़ा रह जाता है, पिछली बार नहीं रहा तो आपको जब मैं रिवीजन क्लास दूंगा तो मेरी ऐसा नहीं है मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। अभी मैं आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा ना तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। आप ही थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। नरेंद्र दान चारण आपको पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उस वक्त जैसे मैं एक क्लास के अंदर पूरा आदिकाल करवाऊंगा, एक ही क्लास में कितना करवाऊंगा, एक ही क्लास में जब मैं आदिकाल करवाऊंगा रिवीजन, उस वक्त वो क्लास होगी कम से कम 2.5 से 3 घंटे की। या सपोज दैट 2 क्लासों में आदिकाल मैंने करवाया, कितनी क्लासों? 2 क्लास। जैसे भक्ति काल है तो सगुण एक साथ, निर्गुण एक साथ, 2, तो टोटल 8 या 10 क्लास और होंगी साहित्य की, जो सार होगा इन पूरी लगभग 60-70 क्लासेस का, 72 क्लासेस का सार होगा। 72 क्लासेस होने वाली है अपनी, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, 72 क्लासेस होने वाली है। समझ के बात? तो उस वक्त मैं आपको सन बताऊंगा भी कब, जब आपकी रचनाएं उंगलियों पे होगी, तब मैं आपको सन भी रटवा दूंगा। और सन रटवाने का तरीका भी है कि त्याग पत्र जब कल्याणी ने दिया तो वो 35 साल की थी कि नहीं थी, इस तरह से मैं आपको ट्रिक से इंपॉर्टेंट रचनाओं के सन भी रटवा दूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो आप ध्यान रख के चलें, मैं जैसा चला रहा हूं वैसे। और लिखना कितना है, सिर्फ आपको इस उपन्यास विधा में और थोड़ा बहुत कोई विधाओं में लिखना है। बाकी रेखा चित्र वगैरह आएंगे ना तब आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत नोट करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे वास्तव में फायदा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देख लीजिए कितनी शानदार ट्रिक्स बना रखी है, पूरा ट्रिक से समझाऊंगा उपन्यास इस बार। ठाकुर जगमोहन सिंह को केवल श्यामा के स्वप्न आते थे। अभी मैंने बताया ना आपको, ठाकुर जगमोहन सिंह को केवल श्यामा के स्वप्न आते थे। अब दिमाग में आपके रह गया जगमोहन यानी कृष्ण की बात हो रही है, श्यामा, तो श्यामा जो है उसकी नायिका है और ये एक ब्राह्मण नायिका है, ठीक है। और जो राजकुमार है उसका नाम है श्याम कुमार, क्या नाम है, जो कि एक क्षत्रिय है। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो बस अब हमें श्यामा स्वप्न ही याद रखना है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्या है, श्यामा स्वप्न ये आख्यायिका शैली पर लिखा गया सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। तो कितना शानदार है और इंपॉर्टेंट भी है। अब की बार आज थोड़ा वोल्टेज के कारण मुझे लग रहा है बार बार थोड़ा सा, चलो छोड़िए। महतो लज्जाराम ने धूर्त रसिक लाल को समझाया कि आदर्श हिंदू ही आदर्श दंपत्ति, मैं यही लिख देता हूं आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू ही आदर्श दंपत्ति बन सकता है, तभी स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो धूर्त रसिक लाल, लज्जाराम ने धूर्त रसिक लाल को समझाया, भाई एक लज्जाराम है जिसको शर्म बहुत आती है, बुरे काम करने से उसको लज्जा आती है, इसीलिए उसका नाम है लज्जाराम। लज्जाराम को तो शर्म आती है, लेकिन उसने एक धूर्त ना था रसिक लाल, उस रसिक लाल को समझाया कि आदर्श हिंदू ही आदर्श दंपत्ति हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ही स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी प्रसन्न होगी। अब इसमें क्या है, ये जो स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी क्या है, इसमें रमा है वो एक तरह से अंग्रेजी
अंग्रेजी शिक्षा की को बढ़ावा देती है, अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ती है, पाश्चात्यकरण की ओर बढ़ती है, आधुनिक बनने का प्रयास करती है। जबकि लक्ष्मी जो है वो अपने परंपरागत विचारों को, परंपरागत जो संस्कृति है उसे नहीं छोड़ती। तो इसका विषय आपको समझ आ गया होगा कि स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में कुल मिला के कहानी है दो बहनों की, जो एक तो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और दूसरी भारतीय परंपरा की, भारतीय परंपरा में परंपरागत संस्कृति और एक पवित्रता की मूर्ति, मतलब भारतीय परंपरा में स्त्री जो है वो पूजनीय इसलिए है क्योंकि स्त्री को आज भी हमारी संस्कृति आज भी हर नारी में सीता को देखती है, इसीलिए भारतीय नैतिक मूल्य अभी तक हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप कितने भी आधुनिक बन जाओ लेकिन अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी मत छोड़ो। और इसीलिए मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने कहा है कि आधुनिकता के नाम पर यह नंगा नाच क्यों। ये जो आजकल जो चल रहा है कि वो कहते ना कि हम स्वतंत्र हो गए वगैरह वगैरह, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, अपने तो सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आधुनिकता है उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारों को छोड़ दें। तो इसमें इसी प्रकार को बताया गया कि स्वतंत्र रमा कह रही है मैं तो स्वतंत्र हूँ, आई एम फ्री, 1947 में आज़ाद हो गई थी, मैं अंग्रेजी ढंग से शिक्षा पढ़ूंगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगी। लेकिन लक्ष्मी नाम ऐसा है जो युगों युगों से चला आ रहा है, जो बनिया तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी का ही पूजन करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूँ मान लीजिए पैसे वाली पार्टी है। तो ये कहते हैं कि आप अपने परंपरागत संस्कृति को मत छोड़ो, पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बात करते हैं धूर्त रसिकलाल, आदर्श हिंदू और आदर्श दंपति, 3 रचनाएं इनकी और रह जाती है। लेकिन क्या इन 3 रचनाओं में ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, हाँ इतना जरूर बताऊंगा, इसमें क्या है, इसमें सत्संग की महिमा है। कोई खास बात तो नहीं है लेकिन बताऊंगा जरूर, सत्संग की महिमा। अब है क्या, ये धूर्त है, और ये धूर्त व्यक्ति सत्संग के जब संपर्क में आता है तो इसे बड़ी लज्जा आती है कि अरे आज तक मैंने जो किया वो कितना गलत किया था। तो धूर्त रसिकलाल लज्जा रहा, याद रहेगा, मैं कहता हूं 101% याद रहेगा कि सत्संग की महिमा के कारण धूर्त रसिकलाल जो है वो सत्संगी धूर्त रसिकलाल का हृदय जो है परिवर्तित हो गया है ना। और आदर्श हिंदू, अब ये जो आपने सोचा कि आदर्श दंपत्ति भी इनकी एक रचना होगी, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि आदर्श दंपत्ति तो विषय है किसका, आदर्श हिंदू रचना। यानी आदर्श हिंदू जो है ना, इस रचना में एक गृहस्थ और आदर्श दंपत्ति का वर्णन किया गया कि भाई एक सुखद जो गृहस्थ जीवन है उसमें एक आदर्श दंपत्ति को कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। तो धूर्त रसिकलाल नंबर 1, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 2 और आदर्श हिंदू 3, ये 3 रचनाएं आप याद रख लेना, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा और मेरी दुआ भी रहेगी। बाबू देवकी नंदन खत्री की मैं बात करूं, कहते हैं कि बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों चंद्रकांता संतति वगैरह को पढ़ने के लिए तो लोगों ने जो है मतलब अपनी भाषा को परिवर्तित करना सीख लिया था। ये वास्तव में बहुत बढ़िया चीज निकल के आती है। चंद्र का, अच्छा पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है, कौन सी बात। चंद्रकांता को देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता को अनूठी बेगम बताया, बोला मेरी चंद्रकांता तो सब बेगमों से अनूठी है, अलग ही है, सबको है ना, सबको अलग ही लगती है। चंद्रकांता को अनूठी बेगम बताया जिससे नरेंद्र गुस्सा हो गया, अल्लो ये गुरुजी आपका नाम आ गया। चंद्रकांता को अनूठी बेगम बता कैसे दिया, जिससे नरेंद्र ने मोहिनी के भयानक खून की सुपारी भूतनाथ को दे दी। अल्ले ये क्या हो गुरुजी, वो कहीं ऊंधा काम करे हो। तो बाबू देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता को अनूठी बेगम बताया, इससे आ गया नरेंद्र को गुस्सा। नरेंद्र ने मोहिनी के भयानक खून, क्या खून ही कौन करना, भयानक करना है, भयानक खून की सुपारी भूतनाथ को दे दी। तो ये शानदार ट्रिक पहले तो आपको याद होगी, तब सबसे ज्यादा आनंद आएगा। तो ये याद होनी बहुत आवश्यक है। अब देखो चंद्रकांता 1, नरेंद्र मोहिनी 2, ये भी जो नरेंद्र मोहिनी रचना है, एक साथ नाम आ जाए तो बढ़िया है। नरेंद्र मोहिनी चंद्रकांता अनूठी बेगम, ये भी इनकी एक रचना है। उसके बाद है भयानक खून, और इसके अलावा भयानक से तो हम दो रचनाएं बना सकते हैं इससे, एक तो भयानक से भयानक खून
और इससे भी बना सकते हो कटोरे भरा खून। इससे क्या बना सकते हो? कटोरे भरा खून, एक भयानक खून। दो रचनाएं हैं, ठीक है। और भूतनाथ, भूतनाथ के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा, पहले एक बार बात कर लेते हैं। बात करते हैं सुपारी। तो क्या सुपारी भी इनकी कोई विशेष रचना है क्या? तो सुपारी नाम की ऐसी कोई रचना नहीं है। माया महल ये रचना है, नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर रचना है, और बस बाकी तो इस पे स्पेशल कुछ नहीं है। अब इस चंद्रकांता में है क्या? इस चंद्रकांता में है क्या जो इसके लिए लोगों ने छोड़ा? इसमें चंद्रकांता विजय गढ़ नरेश की एक कन्या है, और उसकी प्रशंसा को सुनकर एक लड़ाई झगड़ा होता है, और कहते हैं कि उर्दू जीवी जो अहिंदी भाषी लोग हैं उन्होंने इसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। इसमें एक बहुत ऐतिहासिक स्टोरी है, ठीक है। अनूठी बेगम इनकी है, नरेंद्र मोहिनी इनकी है, और इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके 15 और 6 21 6 भागों में लिखा था, और बाद में ये इनका अपूर्ण रह गया था। 6 भागों में लिखा था, और बाद में क्या रह गया था? अपूर्ण रह गया था, अधूरा रह गया था मतलब, ठीक है। और दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को 15 भागों में का रक्तमंडल देखा। दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को 15 भागों का रक्तमंडल देखा। दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को 15 भागों का रक्तमंडल दिया। देखा नहीं, रक्तमंडल दिया। तो दुर्गा प्रसाद खत्री, एक तो भूतनाथ हो गया जो 15 भागों में लिखा, और एक हो गया रक्तमंडल, ठीक है। तो बाबू देवकीनंदन खत्री वाली एक बार ट्रिक वापस बताना। बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता को अनूठी बेगम कहा, तो नरेंद्र ने मोहिनी के भयानक खून की सुपारी जो है भूतनाथ को दी। कहां पर दी? माया महल में। कहां पर दी? माया महल में। किसको दी? वीरेंद्र वीर नाम का एक व्यक्ति था, उसको, और उसकी पत्नी जिसका नाम था कुसुम कुमारी, उन दोनों को दी थी इसके भयानक खून की सुपारी। बोला इसको माया महल में ले जाकर इसको जो है भयानक से भयानक खून इसका कर देना। अब मैंने आपको, और भयानक खून करना माया महल में ले जाकर, लेकिन गुप्त रूप से करना, तो इनकी एक रचना और आती है, गुप्त गोदना। अब होता क्या, ये मैं देखो कैसे बता पा रहा हूं, इसको समझना। पहले 2-3 रचना याद होती है, फिर एक रचना जोड़ दी, फिर एक रचना जोड़ दी, फिर एक रचना जोड़ दी, और जोड़ते जोड़ते कितनी हो जाती है। मैं अभी लास्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, गोपाल राम गहमरी की ट्रिक है, और उसमें सारे उपन्यास एक साथ आ जाते हैं, वो बहुत बढ़िया। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा आगे। ट्रिक होती है, ट्रिक और लिंक अलग चीज होती है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र है ना, प्रताप नारायण मिश्र। तो मैं प्रताप नारायण मिश्र का जैसे कल की क्लास में बताऊंगा जब भी। प्रताप नारायण मिश्र के हालांकि उपन्यास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके सारे उपन्यास जो है व से हैं। क्या है? व जो है ना, जैसे व से हैं। 2 ही उपन्यास है जो व से नहीं ब से हैं, एक 42 और एक बेकसी की मजार। इन 2 को छोड़कर सभी उपन्यासों के नाम व से हैं। इससे क्या हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है कि यार ये उपन्यास किसका होगा, व से है, और प्रताप नारायण मिश्र के सारे व से हैं। प्रेमचंद का तो केवल एक वरदान व से है, और फलाने व्यक्ति का तो केवल वो व से है, तो इसका मतलब ये प्रताप नारायण मिश्र का होगा। प्लस चलो व वाले याद नहीं हुए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 2 को छोड़कर सारे व के हैं। वो 2 कौन से? 42 और बेकसी की मजार। तो ये 2 याद हो गए। याद सब होता है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को 15 भागों का रक्तमंडल दिया। चलो हो गई। किशोरीलाल गोस्वामी ने गुलबहार में घूमती हुई लवंग लता को आदर्श सती या आदर्श रमणी बताया, जिससे पन्नाबाई और माधवी नाराज होकर सोतिया डाह बन गई, या सोतिया डाह के पास चले गए। दोबारा पढ़ें इसे, और एक बार में हो सकता है आपके माइंड में सेट नहीं हुई। किशोरीलाल गोस्वामी ने गुलबहार में घूमती लवंग लता। गुलबहार एक गार्डन का नाम है, जैसे लाल गार्डन, रेड बगीचा। क्या सर, ये तगड़ा है। लाल तो गार्डन और रेड बगीचा, तो लाल बगीचा रेड गार्डन भी बोल सकते हो, ठीक। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने एक जगह है गुलबहार, वहां पर घूमती हुई लवंग लता नाम की स्त्री को आदर्श सती या आदर्श रमणी बताया। बोला ये जो गुलबहार में घूम रही है ना, ये जो लेडी, ये बहुत ही बढ़िया लेडी है, और आदर्श सती या आदर्श रमणी है। जिससे पन्नाबाई और माधवी पास में खड़े थे, वो नाराज हो गए। बोला कि अच्छा, हम नहीं आदर्श सती रमणी। 2 लड़कियां थी। कौन थी? पन्नाबाई
और माधवी ये नाराज होकर और दोनों चले गए किसके पास, सोतिया डाह के पास चले गए। ये शानदार ट्रिक जो है वो बहुत मतलब याद रहनी चाहिए आपको, तब तो है आनंद। और याद नहीं रहती है तब यूं मान लीजिए कि मेहनत का कोई मोल नहीं रहता है। समझ गए बात आप? ठीक है, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो इनकी सिर्फ रचनाएं याद कर लो, इनके बारे में विशेष ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऐसा बताया जाए। ठीक है ना, बस यूं याद रख लो कि ये ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक हैं। ये जो पहले लाइन आ चुकी है ये क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक जो हैं वो क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बस इनके बारे में तो इतना ध्यान रख लो तो ही बहुत है। ठीक है ना, और जो ये है ना हृदय हारिणी वारमणी, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, क्या किया था, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, ये जो है ना आदर्श सती या रमणी, ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना, ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, इसको भी आप दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, और इसके बारे में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोद ने वेनिस के बांका पर, तो एक ये हो गया वेनिस का बांका पर, अध खिले फूलों पर ठेठ हिंदी का ठाठ देखा। हरियोद ने वेनिस के बांका पर, वेनिस का बांका एक जगह है, वहां पर अध खिले फूलों पर ठेठ हिंदी का ठाठ देखा। मतलब अध खिले फूल भी हिंदी बोलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो केवल और केवल, अच्छा इसका एक नाम और है, मैं आपको बताऊं, देवबाला, इसका एक नाम और है देवबाला। कुछ किताबें बताती है कि देवबाला अलग उपन्यास है, जबकि इसी का नाम है। और इस उपन्यास को, इसको मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है, इसे मुहावरों की पुस्तक नाम से संबोधित किया गया है। किसको, ठेठ हिंदी का ठाठ को देवबाला भी कहा जाता है और इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है क्या सर इसमें वर्णन क्या है वो तो बता दो आप। चलो वर्णन बताते हैं। तो इसमें क्या है, अनमेल विवाह, अनमेल विवाह की वही समस्या है, अनमेल विवाह की समस्या है जो समस्या आपको प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में दिखाई देती है। किसमें, ठेठ हिंदी का ठाठ में। अब बात है कि अधखिला फूल, इसमें ये कहते हैं भाई आप धर्म में, भाई आप धर्म पर विश्वास रखो क्योंकि धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किंतु अंधविश्वास मत रखो। आप अंधविश्वास बिल्कुल ना करें, है ना, अंधविश्वास पर नहीं। इसका विषय मतलब धर्म और अधर्म को लेकर है, धर्म और अंधविश्वास को लेकर है अधखिला फूल। धर्म की तो महत्ता है और अंधविश्वास और अगर धार्मिक आडंबर होंगे उनका समाज को नुकसान होता है, तो आडंबर न करें, धर्म पर विश्वास रखें। ये और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अनमेल विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा वेनिस का बांका का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। फिर अब देखिए गोपाल राम गहमरी, है ना, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास लिखने वाले, कितने शानदार आदमी हैं ये कहते हैं इनके सारे के सारे उपन्यास एक अलग ही तरह के हैं। देखना, गहमरी ने एक अद्भुत सरकटी लाश, बताओ जब सरकटी हुई है तो वो अद्भुत तो होगी कि नहीं होगी? बोला सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। एक अद्भुत सरकटी लाश, देवरानी जेठानी, ये इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है क्योंकि बाकी तो हमें समझ आ जाएंगे कि भाई इस प्रकार लाशों की बातें, रक्त की बातें ये तो गहमरी करते हैं, लेकिन देवरानी जेठानी की बातें ये करते हैं, ये अच्छी बात है ना। जैसे एक अद्भुत सरकटी लाश और देवरानी जेठानी, ये भी है गोपाल राम गहमरी का, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने लिख दिया कमरे में डाल दिया। अभी एक सर कमरे में ये किस प्रकार की रचना हो जाएगी कि सर कमरे में क्या हो जाएगा, अभी समझते हैं, पहले और समझते हैं। डाल दिया जिससे जासूस चक्कर में पड़ गया। क्या हो गया? जासूस चक्कर में, भाई जासूस था वो भी क्या हो गया, चक्कर में। इससे दो निकल जाती है, एक तो जासूस की जासूसी, इससे दो रचनाएं निकलेगी, एक तो जासूस की जासूसी, ठीक है। अब चक्कर से, बोले सर चक्कर से कौन सी रचना मिलेगी? चक्कर से मिलेगा चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी,
पड़ गया इंद्रजालिक, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इंद्रजालिक जासूस पूरा नाम है, इंद्रजालिक जासूस। भयंकर चोरी, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है, भयंकर चोरी, इल्जाम, बेकसूर को फांसी, है ना, दो बहनें, डबल बीवी, जासूस पर जासूसी, अच्छा ये तो आ ही गई, चलो ठीक है, जासूस पर जासूसी, बेगुनाह का खून, क्या है, बेगुनाह का खून, और उसके बाद लास्ट आ जाती है आखिर खूनी कौन है। अब इसको याद करने का बेस्ट तरीका बताता हूं, यहां पे आप कर लो जासूस की भूल कर लो, वो और कोई नहीं होता था। देखिए, गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत सरकटी लाश को देवरानी जेठानी के कमरे में डाल दिया। ध्यान से समझना, कई बार क्या होता है ट्रिक समझने से सेट बैठती है। गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत सरकटी लाश को देवरानी जेठानी के कमरे में डाल दिया, जिससे जासूस चक्कर में पड़ गया, जासूस चक्कर में पड़ गया। इंद्रजालिक जासूस भयंकर चोरी के इल्जाम में बेकसूर को फांसी दे बैठा। अब चक्कर में पड़ गया और उसने क्या किया, उसका नाम था इंद्रजालिक, जो जासूस चक्कर में पड़ा उसका नाम था इंद्रजालिक। इंद्रजालिक जासूस ने भयंकर चोरी के इल्जाम में, इंद्रजालिक जासूस ने भयंकर चोरी के इल्जाम में एक बेकसूर को क्या दे दी, फांसी दे दी, एक बेकसूर को दे दी फांसी, जिससे नाराज होकर दो बहनें, जिनको डबल बीवी, उन दो बहनों ने डबल बीवी का रोल किया, डबल बीवी बनकर जासूस पर जासूसी करने लगी और बेगुनाह का खून हो गया। अब उस जासूसी के चक्कर में क्या हो गया, बेगुनाह का खून हो गया था। और अंत में गहमरी पूछते हैं कि आखिर खूनी कौन है। तो अब आपको इस ट्रिक को समझ के ये उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर खूनी कौन है, खूनी का नाम क्या है। अब ये ट्रिक क्या मैं बिना देखे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, कैसे, सेट माइंड में कैसे। गहमरी ने, गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत सरकटी लाश को क्या कर दिया, कमरे में डाल दिया। किसके कमरे में डाल दिया, देवरानी जेठानी के कमरे में डाल दिया। उसके बाद जासूस चक्कर में पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि जासूस चक्कर में पड़ गया कि मैंने अद्भुत सरकटी लाश को तो देवरानी जेठानी के कमरे में डाल दिया और चक्कर में पड़ गया। अब चक्कर में पड़ गया, अब टेंशन में क्या हुआ, उसका नाम था इंद्रजालिक। तो इंद्रजालिक जासूस ने, मैंने नहीं लिखा ना, इंद्रजालिक जासूस ने भयंकर चोरी के इल्जाम में एक बेकसूर को फांसी दे दी, भयंकर चोरी के इल्जाम में एक बेकसूर को फांसी दे दी, जिससे नाराज होकर दो बहनें डबल बीवी का रोल करने लगी। दो बहनें थी, वो क्या करने लगी, डबल बीवी बनकर जासूस पर जासूसी करने लगी, जिससे क्या हो गया, बेगुनाह का खून हुआ। तब वो लास्ट में पूछते हैं कि आखिर खूनी कौन है। बस अब आप इससे, मैं जहां तक समझता हूं कि इससे हमें यह होता है कि अगर इसे 5 से 7 बार पढ़ ले, नरेंद्र दान चारण आपको दावे के साथ कहता है दोस्तों, सब कुछ सेट हो जाता है माइंड में। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति की ट्रिक याद की थी और मैं शॉर्ट में दिखा के आपको हटा दूंगा। ये ट्रिक नहीं बल्कि ये ट्रिक देखिए। अब बताओ किसकी ट्रिक देखी आपने, एक बार और देख लेना। ये देखिए, देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता को अनूठी बेगम बताया, जिससे नाराज कौन हुआ, कि सर आप हुए थे। नरेंद्र ने नाराज होकर मोहिनी के भयानक खून की सुपारी भूतनाथ को दे दी। अब सुनते जाना, जो मैंने नहीं लिखा वो बोलता हूं। वो सुपारी तो दे दी, किसको दे दी, वीरेंद्र वीर को और कुसुम कुमारी नाम के दो जो हैं जोड़े, मतलब एक कपल को दे दी। क्या बोला, बोला तो इसको माया महल में ले जाकर खून करना। फिर क्या बोला, गुप्त गोदना, पता नहीं चले किसी को, गुप्त गोदना। कितनी रचनाएं बता दी, आपको याद होती है। चलो आप देखते हैं, इसको हटा के थोड़ा सा। हाँ, गोपाल राम गहमरी अभी आपको बताई। अब आप सोच के देखो, क्या आपको याद हो रहा है क्या। गोपाल राम गहमरी ने एक अद्भुत सरकटी लाश को देवरानी जेठानी के कमरे में डाल दिया, जासूस चक्कर में पड़ गया। इंद्रजालिक जासूस ने भयंकर चोरी के इल्जाम में बेगुनाह को फांसी दे दी। इसी कारण दो बहनें दो बीवी का डबल रोल कर जासूस पर जासूसी करने लगी, जिससे बेगुनाह का खून हो गया। अंत में गोपाल राम गहमरी पूछता है, आखिर खूनी कौन है। कौन कहता है याद नहीं होती। बात मेरे तो ये सेट नहीं बैठी। किसने कहा था कि रचनाएं याद नहीं होती, मुझे तो उसका नाम बताया जाए। कौन कहता है याद नहीं होती। और अगर आज आपको ये ट्रिकी अंदाज से समझ आ रहा है
तो मुझे सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि सर ये अंदाज से पढ़ा दो, मजा आ जाएगा। तो मैं पूरा उपन्यास, आपको यकीन नहीं है, चलिए आपको यकीन नहीं है, आपको यकीन नहीं है, मैं आपको चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे भी। ये देखिए दोस्तों, शायद आपको दिखाई देगा, मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया था, मैं अब यहाँ पे शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कैमरे के नज़दीक लाकर, और दिखाई दे रहा है, नहीं थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सारी ट्रिक्स जो हैं अभी की नहीं है, मैंने कहा ना 2016 की बनाई हुई ट्रिक्स है ये, और उस दौरान स्ट्रेटेजी क्या होती थी कि आप यकीन नहीं करेंगे और आप सोचेंगे सर क्या इतना पढ़ना पड़ता है। मैं अपने सेटअप पे खड़ा हूं, यानी मेरा शौक, मेरी खुशी, मेरा पैशन, सब कुछ जो है ये सेटअप है। मैं यहां रहकर झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 17 घंटे स्टडी की है, मैं कई बार पहले बता चुका हूं। मैंने कभी भी, झूठ बोलते हैं तो कभी 18 बताते हैं, कभी 21 बताते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 17 घंटे स्टडी की है। इसका मतलब ये नहीं कि 17 घंटे स्टडी करने से ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल था वो बड़ा सटीक था, और उस टाइम टेबल से मैंने एक दिमाग में सेट कर ली एक चीज को कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिलेबस का 7 बार क्या करना है, रिवीजन करना है। 7 टाइम्स थ्योरी, मुझे अपने सिलेबस का 7 बार रिवीजन करना है, और इसलिए मैंने अपने सिलेबस को बार बार पढ़ा। और जो लोग घड़ी की ओर देखकर पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। घड़ी तो दिखती नहीं थी, और यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो अलार्म रखता था कि 5 बजे पढ़ने बैठा, 7 बजे अलार्म बजेगा, एक 9 बजे बजेगा, 10 बजे बजेगा, इस तरह अलार्म सेट कर रहे हैं। और 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना। टाइम टेबल भी आप लोग बनाते हो ना कि 2 घंटे ये पढ़ना है, वो इस तरह से नहीं बना हुआ था मेरा टाइम टेबल। मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा अलग बना हुआ था, है ना। 17 घंटे मत पढ़ो, मैं आपको 5-6 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 5-6 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस दौरान सर 17 घंटे पढ़ते कैसे थे, तो उस दौरान जैसे बीच में गैप होता था, 17 घंटे के अलावा जो गैप मिलता था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह आप 7 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक आप करके देख लो, आपको पता लग जाएगा, 3 से प्लस ही होते थे। तो सर सोते बिल्कुल 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कभी नींद नहीं ली होगी। सिलेक्शन करवाना था मुझे, इसलिए नहीं करवाना होता सर, पढ़ना तो हाँ सर, पढ़ना तो घना ही हाँ सर, पढ़ते तो बहुत हैं, सिलेक्शन होता नहीं सर। ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ना, ये सबके साथ होती है, इसका तोड़ निकालो, न कि इसको अपने पे हावी दो। जब तक तुम मुसीबतों का रोना रोते रहोगे, बुरा मत मानना, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, जब तक मुसीबतों का, परेशानियों का, परिस्थितियों का रोना रोते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। दिमाग में बिठा लो कि यार सिलेक्शन तो लेना ही है। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंखों से अश्रुधारा, मतलब आंखें गिली हो जानी चाहिए कि अब की बार मैं सिलेक्शन लूंगा। ये अगर आ रहा है ना, मतलब फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए कि यार सिलेक्शन लेकर रहूंगा। मोबाइल मेरा सिर्फ और सिर्फ, जब मैं पढ़ते समय रेस्ट लेता था बीच में आधे पौन घंटे का, हर 3-4 घंटे बाद में, उस वक्त मैं मोबाइल लेता, और रेस्ट में क्या करता था, खाना खाता था मोबाइल लेकर, उस वक्त मैं ट्रिक्स बनाता था बैठे बैठे कि मैंने गोपाल राम गहमरी की रचना याद की, चलो उसको ट्रिक्स से सेट करें। तो ऑब्वियसली मैं भूलता था, जब मैं भूल जाता था तो मैं गाइड, जो भी गाइड या किताब मेरे पास थी उसको लेता, उन ट्रिक्स को देख देख के फिर रफ कॉपी बना के और उनको व्हाट्सएप पे लिख के सेट करता रहता। बाद में मेरे ये काम आई। और देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, आप बोलोगे सर वास्तव में सर सच बोलते हो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि मेहनत और विद्या ये किसी का ऋण नहीं रखती। मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं बोलता हूं। ये आप देखिए, मैंने जो मेहनत व्हाट्सएप पर सिर्फ ट्रिक्स बना बनाकर ऐसे लिखी थी कि देख रहे हैं कभी किसी काम आ जाएगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आज 5 सालों बाद ये ट्रिक्स काम आ रही है। किसके? मेरे काम आ रही है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ट्रिक्स देखा, सीधा टाइप करवाया और उनको कहा बढ़िया से तैयार कर दें, और समझाने में कितनी आसानी हो रही है। तब मुझे रचनाओं पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा, बल्कि इन रचनाओं के अंदर क्या है मुझे उस पर विचार करना पड़ रहा है। तो मेहनत और विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। तुम तुम्हारा 100% एफर्ट लगा दो कि सिलेक्शन लेना है। मैं रियल कह रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। त्रिकाल संध्या को बोल रहा हूं, शाम का समय है, माता सरस्वती
वैसे भी कहते हैं कि चारणों की वाणी पे सरस्वती विराजमान रहती है। तो अगर वास्तव में ऐसा सत्य है तो मैं कहता हूं हर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो, और यहीं पर इसी जगह पर आकर वो सबको बताए कि सर के अकॉर्डिंग हम पढ़े थे और आज इसीलिए सर के साथ खड़े हैं। मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कितने जने यहां तक पहुंच पाते हैं। मैं सबको परिचित करवाना चाहता हूं और लाइव आकर परिचित करवाना चाहता हूं। तुम में कितना जोश और जुनून है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस तरह की बातें करता हूं। तो खैर छोड़िए, ज़्यादा मोटिवेशन होगा तो कहीं आप फोन के अंदर से बाहर आ जाओगे। आप कमेंट करके बताएं ये अंदाज सही है पढ़ाने का तो बढ़िया है, तो मैं इसी ट्रिकी अंदाज में पढ़ाऊंगा। रचनाओं के कुछ अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, इस नाम से है हिंदी संपूर्ण कोर्स नाम से। ये टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद रहेगी, सभी पूरे भारत में कहीं पर भी कोई सा भी एग्जाम होगा ये सब में काम आएगी। इसमें आपको जो है वो नोट्स तो निःशुल्क मिल ही रहे हैं, ठीक है। पूरे नोट्स नहीं है, मैं मानता हूं उसमें कुछ काव्य शास्त्र का टॉपिक नहीं है, मैं एग्जाम्पल टाइप करवा रहा हूं। क्यों नहीं है बता देता हूं, क्योंकि अलंकारों के एक एक अलंकार के 15-15 उदाहरण टाइप करवा रहा हूं। जैसे ही वो टाइप हो जाएंगे मैं आपके अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही काव्य शास्त्र के हैं और भी नोट्स हैं, वो अपडेट होते होते मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। टेस्ट जो है इसमें तो 50 ही लिख रखा है, मैं आपको कहता हूं 100 से ज्यादा टेस्ट होंगे। कमिटमेंट कम का करते हैं, देता ज्यादा हूं, ठीक है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आप मजे करो टिल एग्जाम। मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। कौन कौन से? ये जून में नेट होने वाली है ये, उसके बाद दिसंबर में नेट होने वाली वो, उसके बाद जून में नेट होने वाली है वो, और उसके बाद जब तक मोस्टली सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर ये दोनों, और तीसरा तो नेट का तो मैंने बता ही दिया। ये एग्जाम अभी तक थोड़े से लेट होंगे, इसलिए मैं कहता हूं जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपकी टेस्ट कहीं नहीं जाएगी। सपोज दैट बाई चांस किसी का कोई और एग्जाम आया हुआ तो मैं इसकी वैलिडिटी थोड़ा बढ़ाने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। लेकिन आपके लिए ये बेस्ट इसलिए रहेगी, इसमें टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, प्लस ये टेस्ट सीरीज जो है इसके बाद में आपको कोई दूसरे नहीं, इसमें सेकंड ग्रेड, इसमें फर्स्ट ग्रेड, इसमें रीड, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब साहित्य कवर होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, साहित्य काव्य शास्त्र कवर हो जाएगा, है ना। पूरे सिर्फ सिलेबस वाइज जो है ना उसके लिए एक अलग से निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेट वगैरह बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट है, आप इसी को लें ताकि आपको बार बार पैसे खर्च ही नहीं करने पड़ेंगे। हिंदी की तरफ आपको दोबारा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप मस्त होकर ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक करके जरूर बताना कि आपको ये अंदाज पढ़ाने का पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।